हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है, भैया ये वीडियो देख कर जाना, क्योंकि आज हम आपका 40 नंबर हिंदी में कंप्लीट करवाएंगे। सही सुना आपने, 10 नहीं 20 नहीं, पूरे 40 नंबर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। अब ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको क्यों फोर्स कर रहा हूं कि भैया इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जो आपका सेक्शन डी है इंग्लिश में, पूरे सेक्शन डी को हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों को सिर्फ एक वीडियो में, यानी कि प्रोज में हम शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चन सबको पढ़ेंगे, पोएट्री में हम स्टैंजा और सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री में भी हम शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ पढ़ेंगे। यानी कि पूरा सेक्शन डी आपका एक वीडियो में, और सेक्शन डी आता है टोटल 40 नंबर का। तो आज हम आपका 40 नंबर कंप्लीट करा के रहेंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। क्लास 12 इंग्लिश सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 मार्च को यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर पोएट्री और फिर सप्लीमेंट्री, स्टेप बाय स्टेप हम सबको पढ़ेंगे। तो इंग्लिश का ये एक मैराथन क्लास है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम सेक्शन डी पर आएंगे लिटरेचर पे, तो सबसे पहले आपके प्रोज के क्वेश्चंस रहेंगे, और प्रोज में पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, जो 4-4 नंबर के आते हैं, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारे द रैट ट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना, बाद में पछताना ना पड़े। देखो क्या है, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि रैट ट्रैप सेलर कौन था। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी, और सेलर का मतलब बेचने वाला। तो चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ कैसे, डिड ही मेक वो बनाता था, देम उन्हें, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था और वो उसको कैसे बनाता था, वो कैसे चूहेदानी को बनाता था, ठीक है। तो देखो इसका आंसर समझो, ध्यान से समझना। देखो द रैट ट्रैप सेलर वाज ये पुअर वैगबॉन्ड, यानी कि द रैट ट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला वाज था ये पुअर, एक गरीब, वैगबॉन्ड, वैगबॉन्ड का मतलब होता है आवारा व्यक्ति, ठीक है। तो चूहेदानी बेचने वाला एक गरीब आवारा व्यक्ति था, मतलब भाई उसके पास कोई साधन नहीं था, पैसे नहीं आ रहे थे, तो वो चूहेदानी बेच के अपना पालन पोषण करता था, दिनचर्या चलाता था। वियरिंग वो पहने हुए था, सैबी रैग्ड, सैबी रैग्ड का मतलब मैले कुचैले, क्लोथ्स कपड़े, ठीक है, जो मैले कुचैले कपड़े पहनता था। भाई जिसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास सुविधाएं नहीं होंगी, वो मैले कुचैले कपड़े ही पहनेगा, कहां से लाएगा, क्योंकि पहले पेट फिर दूसरी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो वो किसी तरह अपना पालन पोषण करता था, तो वो मैले कुचैले कपड़े पहनता था, ठीक है। द पेडलर यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स व्हिच ही मेड हिमसेल्फ बाय यूजिंग द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग एट द स्टोर्स और फॉर्म्स, ठीक है। यानी कि द पेडलर जो फेरी वाला है, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, यूज्ड टू यानी कि वो यूज्ड टू सेल वो बेचता था, रैट ट्रैप्स चूहेदानी, व्हिच जिसको, ही मेड वो बनाता था, हिमसेल्फ स्वयं, मतलब वो जो चूहेदानी बेचता था वो स्वयं बनाता था, फेरी वाला चूहेदानी बेचता था जिसे वह स्वयं बनाता था, बाय यूजिंग यानी कि उपयोग करके, द मटेरियल पदार्थ को, ही गॉट जो उसे मिलता था, बाय बेगिंग भीख मांगकर, एट द स्टोर्स यानी कि दुकानों पर, और फॉर्म्स, फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स का मतलब होता है खेतों में, ठीक है। तो चूहेदानी वाला जो था वो चूहेदानी बेचता था जिसे वो दुकानों या खेतों में भीख मांग कर प्राप्त सामग्री का उपयोग करके बनाता था, मतलब जो भीख में
और जो खेतों में जो चीजें मिल जाती थी उसी का यूज करके वो बनाता था क्या, चूहेदानी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वो उसको कैसे बनाता था। तो आंसर होगा द रैट ट्रैप सेलर वाज ए पुअर वैगेबॉन्ड, जो चूहेदानी बेचने वाला है वो एक गरीब आवारा व्यक्ति था। बियरिंग सैबी रैग्ड क्लोथ्स, जो मैले कुचैले कपड़े पहनता था। द पेडलर यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स व्हिच ही मेड हिमसेल्फ बाय यूजिंग द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग एट द स्टोर्स और फॉर्म, यानी कि जो फेरी वाला है वो चूहेदानी बेचता था जिसे वो दुकानों या खेतों में भीख मांग कर जो उसको सामग्री मिलती थी उसी का उपयोग करके वो उसे बनाता था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, ये हमारा द रैट ट्रैप चैप्टर का था, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन होगा ये हमारा लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का होगा। ठीक है, देखो मैंने बताया था लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में दो पहलू हैं, एक तो सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को बताया गया है, और दूसरा जो वहां पे एक चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को बताया गया है। देखो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। ठीक है, इन सीमापुरी। तो देखिए व्हाट क्या वाज था द इंपॉर्टेंस, महत्व ऑफ गार्बेज कूड़े करकट का फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए इन सीमापुरी में। तो सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या महत्व था, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए कूड़े करकट का महत्व क्या था वो आपको बताना है। तो देखो ध्यान से समझना, गार्बेज कूड़ा करकट फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए इज ये सोर्स, वो एक स्रोत है ऑफ वंडर आश्चर्य का, एज वेल एज इसके साथ लिवलीहुड यानी कि आजीविका का। तो बच्चों के लिए कचरा जो है, कूड़ा करकट जो है वो आश्चर्य के साथ साथ आजीविका का भी स्रोत है। उनको लगता था कि इसमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए, वो आश्चर्य में रहते थे। ठीक है, और उनके लिए जो था ये आजीविका का स्रोत था। उसी कूड़े करकट को बेचकर वो थोड़े बहुत पैसे पा जाते थे और उसी से अपनी दिनचर्या को चलाते थे। भाई जो गरीब है उनसे जाकर पूछो कि पैसे की कीमत क्या होती है। हम लोग तो पैसे को वैसे पैसा नहीं समझते क्योंकि उसको खर्च करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, बट जिसके पास नहीं है उससे जाकर पूछो कहां से आता है। ठीक है, आगे देखिए, स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चे लुक फॉर, वो ढूंढते थे समथिंग वैल्यूएबल, कुछ मूल्यवान, इन हीप्स यानी कि ढेर में, ऑफ गार्बेज कूड़े की। तो छोटे छोटे बच्चे कूड़े के ढेर में कोई कीमती चीज ढूंढते थे। काश मुझे 100 रुपए का नोट मिल जाता तो दिन सही चला जाता, काश मुझे कुछ मिल जाता, लोहे का टुकड़ा मिल जाता जिसको बेचकर मैं पैसे पा जाता, तो वो ढूंढते थे। ठीक है, गरीब थे। द एक्सपेक्ट टू फाइंड ए क्वाइन, द एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, टू फाइंड ए क्वाइन एक सिक्का पाने की, नोट पाने की, और ये वैल्यूएबल या फिर कुछ मूल्यवान चीजें इन हीप्स कूड़े के ढेर में, आप गार्बेज कूड़े के ढेर में। तो उनको जो है उन्हें इसमें कोई सिक्का, नोट या कोई कीमती चीज मिलने की हमेशा उम्मीद होती थी कि हो सकता है कुछ और मिल जाए, कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। द एक्सपेक्ट टू फाइंड ये क्वाइन, नोट आर ये वैल्यूएबल थिंग इन इट। द एक्सपेक्ट का मतलब होता है कई बार, मतलब उन्हें आशा उम्मीद थी, टू फाइंड मिलने की, एक क्वाइन एक सिक्का, नोट और ये वैल्यूएबल थिंग या फिर कोई मूल्यवान चीज इन इट उसमें। तो क्या होता है कि कई बार तो उन्हें सिर्फ 1 रुपए या फिर 10 रुपए का नोट भी उन्हें मिल जाता था। ऐसी उसे उम्मीद रहती थी कि कुछ सिक्के या नोट हमें मिल सकते हैं। समटाइम कई बार दे फाइंड जस्ट 1 रुपी, वे कहीं कहीं 1 रुपए पा जाते थे, और या फिर इवन ये 10 रुपी नोट या फिर 10 रुपए का नोट उन्हें मिल जाता था। तो कई बार तो उन्हें सिर्फ 1 रुपया या फिर 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली ब्रिंग ये होप ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी कि दिस इज ये है था। ठीक है, इसमें ना केवल दिस नॉट ओनली का मतलब ना केवल ब्रिंग ये होप, उन्हें आशा होती थी आप फाइंडिंग मोर कुछ ज्यादा पाने की, बट ऑल्सो फिर भी इंश्योर दैट। ठीक है, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित होता था कि दे हैव फूड, यानी कि उनके पास भोजन, एंड रूफ और छत, ओवर देयर हेड्स, उनके हेड का मतलब होता है सिर पर। तो इसमें ना केवल और अधिक खोजने की आशा जगी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि उनके पास भोजन और सिर पर छत है। भाई कूड़े करकट बीनेंगे तो उन्हें थोड़ी बहुत आशा रहेगी कि हाँ इसको बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे जिससे मुझे भोजन मिलेगा, रहने के लिए छत मिलेगा, कुछ नहीं तो तारपोलिन जो होता है उसको ही तान के, तिरपाल जो होता है उसको तान के रहेंगे। ठीक है, गरीब लोग हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था
फिर से समझाता हूं, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या महत्व था। तो गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज ए सोर्स ऑफ वंडर एज वेल एज लिवलीहुड, यानी कि बच्चों के लिए कूड़ा करकट आश्चर्य के साथ साथ आजीविका का भी स्रोत है। स्मॉल चिल्ड्रन लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कूड़े के ढेर में कोई कीमती चीज ढूंढते थे। द एक्सपेक्ट टू फाइंड ये क्वाइन नोट और ये वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, उन्हें इसमें कोई सिक्का नोट या कोई कीमती चीज मिलने की उम्मीद होती है। द एक्सपेक्ट टू फाइंड ये क्वाइन नोट और ये वैल्यूएबल थिंग इन इट, यानी कि उन्हें उम्मीद होती है। शायद वही मैंने दोबारा लिख दिया है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। समटाइम दे फाइंड जस्ट 1 रुपी और इवन ये 10 रुपी नोट, और कई बार तो उन्हें सिर्फ 1 रुपए, ठीक है, उन्हें सिर्फ 1 रुपए या फिर 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। किसी का गिर गया, मिल गया। दिस नॉट ओनली ब्रिंग ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर बट आल्सो इंश्योर दैट दे हैव फूड एंड ए रूफ ओवर देयर हेड्स, यानी कि इससे न केवल और अधिक खोजने की आशा जगी है, ठीक है, ढूंढते थे तो उन्हें लगता था कुछ और भी मिल जाएगा, कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि उनके पास भोजन और सिर पर छाता है। बस इतना ही काफी है, रोटी कपड़ा और मकान, इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। ना कोई कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने देख लिया, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये डीप वाटर चैप्टर का है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट क्या डिड डगलस, डगलस ने डिसाइड, निर्णय लिया, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, हिज फियर, अपने डर को, ऑफ वाटर, पानी के। तो डगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। देखो, डगलस जी को पानी से बहुत डर लगता था क्योंकि उनको तैरना पहले नहीं आता था। उनके साथ घटनाएं भी हुई थी, तो उन्होंने अपने पानी के डर को काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। तो देखो, द फियर, वो डर, दैट, जो डेवलप्ड, जो विकसित हुई थी, इन द पूल, पूल में स्टेयर्ड, वो बना रहा, विथ डगलस, डगलस के साथ, फॉर ईयर्स, सालों तक। तो पूल में जो डर विकसित हुआ वो वर्षों तक डगलस के मन में बना रहा। मतलब जो डर बैठ जाए अगर आपके दिमाग में, तो वो डर हमेशा बना रहता है जब तक उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। द फियर ऑफ वाटर, द फियर, डर ऑफ वाटर, पानी का, र्यून्ड, बर्बाद कर दिया, हिज फिशिंग ट्रिप्स, उनकी मछली पकड़ने की यात्रा, बोएटिंग यानी कि नौकायन की यात्रा, एंड स्विमिंग और तैराकी की यात्रा को, ठीक है। तो पानी के डर ने उनकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया। भाई पानी से डर लगेगा तो आप मछली नहीं पकड़ पाएंगे, आप बोट पे नहीं जा पाएंगे, स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी से ही डर लगता है भाई, तो कैसे कर पाओगे, पानी के द्वारा ही ये सब होगा। इट फर्मली, यानी कि उसने मजबूती से, हेल्ड, जकड़ लिया, हिम, उनको, इन हिज ग्रिप, अपनी पकड़ में। तो इसने उसे मजबूती से अपनी पकड़ में जकड़ लिया। मतलब पानी के डर ने डगलस जी को मजबूती से अपने पकड़ में जकड़ लिया, ठीक है। फाइनली, अंततः ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू गेट, लेने का, एन इंस्ट्रक्टर, एक निर्देशक, एंड और लर्न टू स्विम, तैरना सीखने का। तो आखिरकार उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैरना सीखने का फैसला किया कि मैं एक गुरु को हायर करूंगा, वो मुझे तैरना सिखाएगा, ठीक है। जो तैरने वाले लोग होते हैं, जो तैरना सिखाते हैं, उनको। ही प्रैक्टिस्ड, वो प्रैक्टिस करता था, ठीक है, वो अभ्यास करता था। 5 डेज, 5 दिन, ए वीक, एक हफ्ते में, एन आवर, और 1 घंटे, ईच डे, हर दिन। तो वो हफ्ते में 5 दिन और पर डे 1 घंटे वो प्रैक्टिस, वो अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर, जो निर्देशक था, पुट ये बेल्ट, वो एक बेल्ट बांध देता था अराउंड हिम, उनके चारों ओर। तो कैसे सीखते थे, प्रशिक्षक ने उनके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी, ठीक है, मतलब एक बेल्ट लगा दी। ए रोप, एक रस्सी, वाज अटैच्ड, बंधी हुई थी, टू द बेल्ट, बेल्ट से। और क्या किया कि बेल्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी कि कहीं डूबने लगे तो भैया खींच लें। द रोप, जो रस्सी थी, बेंड थ्रू, वो जाती थी। ये पुली, पुली का मतलब क्या होता है, पुली का मतलब होता है चरखी, ठीक है। दैट, जो रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो एक ओवरहेड केबल पर चलती थी। तो रस्सी एक चरखी के माध्यम से चली और ओवरहेड केबल पर जो चलती थी, ठीक है, उसी पर लगा दिया गया था। डगलस हेल्ड वन, यानी कि डगलस जो है उन्होंने रस्सी का एक सिरा पकड़ा, ठीक है, एंड ऑफ द रोप, मतलब रस्सी का एक सिरा पकड़ा, एंड और बेंट बैक, और पीछे चले गए, ठीक है, पीछे चला, एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, ठीक है। यानी कि डगलस जो है, डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और पूल के पार आगे पीछे चला, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद, टेंशन बिगेन टू स्लैक,
यानी कि टेंशन, जो तनाव था, ठीक है, वो बिगैन टू स्लैक, यानी कि धीरे धीरे कम होने लगा। द इंस्ट्रक्टर, जो निर्देशक था, वाज एबल, वो समर्थ था, टू बिल्ड ए स्विमर, यानी कि एक तैराक बनाने में, आउट ऑफ डगलस को। तो जो प्रशिक्षक था, जो उनको सिखा रहा था, वो फाइनली डगलस जी को एक स्विमर बनाने में सफल हुआ, मतलब उन्होंने तैरना डगलस जी को सिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका होगा, थोड़ा सा और है, उसको भी हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, देखो। लेकिन क्या हुआ, डर तो भाई डर है, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो देखो, डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, डगलस वाज थे, स्टिल अभी भी, नॉट वेरी श्योर बहुत ज्यादा आश्वस्त। तो डगलस अभी भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे, वो श्योर नहीं थे। सम साइन, कुछ लक्षण, आप ओल्ड फियर, पुराने डर का, वुड रिटर्न, वापस आ जाता था, व्हेन, जब, ही वाज एलोन, वो अकेले होते थे, इन द पूल, यानी कि पूल पे। तो कुछ लक्षण फिर से वापस आ जाता था जब वो अकेले पूल पर होते थे। उन्होंने तैरना तो सीख लिया था, लेकिन कुछ लक्षण वापस आ जाता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, लेक का मतलब होता है झील। तो एक दिन वो वेंटवर्थ झील पर गए, एंड और डाइव्ड, डुबकी लगाई, ऑफ ये डॉक, यानी कि एट ट्रिग आइसलैंड, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, वो लेक वेंटवर्थ गए, द्वीप पर, ठीक है, और द्वीप पर एक गोती में गोता लगाया, ठीक है। ही स्वैम 2 माइल्स, उन्होंने 2 मील तैराकी की, अक्रॉस द लेक, झील के, ठीक है। तो वो झील को 2 मील तैरकर पार कर गया। देखो, पहले पानी से डर लगता था, अब जैसे वो सीख गया तो झील को भी पार कर गया तैरते तैरते। फाइनली अंततः ही वाज एबल, वो समर्थ हुआ, टू कंक्योर, यानी कि विजय पाने पर, हिज फियर, अपने डर को, ऑफ वाटर, पानी के। तो अंततः वो पानी के प्रति अपने डर पर विजय पाने में सक्षम हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो जाएगा, बट हम एक बार और बताएंगे आपको। देखो, क्वेश्चन था, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। तो द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स, यानी कि पूल में जो डर विकसित हुआ वो वर्षों तक डगलस के मन में रहा। द फियर ऑफ वाटर ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी कि पानी के डर ने, ठीक है, पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया। इट फर्मली हेल्ड हिम इन हिज ग्रिप, इसने उसे मजबूती से अपनी पकड़ में जकड़ लिया। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और आखिरकार उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैरना सीखने का फैसला किया। ही प्रैक्टिस्ड 5 डे ए वीक, एन आवर ईच डे, वो हफ्ते में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ये बेल्ट अराउंड हिम, प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी थी। ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी। द रोप बेंट थ्रू ये पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और रस्सी एक चरखी के माध्यम से चली जो ओवरहेड केबल पर चलती थी। डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप, डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा, एंड बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल के पार आगे पीछे चला। आफ्टर 3 months टेंशन बिगैन टू स्लैक, और लगभग 3 महीने बाद तनाव कम होने लगा, टेंशन कम होने लगा डगलस जी का। द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बिल्ड ये स्विमर आउट ऑफ डगलस, और प्रशिक्षक डगलस से एक तैराक बनाने में डगलस को सक्षम हो गया। अब डगलस जी तैरना सीख चुके थे। थोड़ा आगे और भी है, उसको भी देखेंगे। आगे देखिए, डगलस वाज नॉट स्टिल वेरी श्योर, यानी कि डगलस अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं था। सम साइंस ऑफ ओल्ड फियर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, और कुछ पुराने लक्षण, जब वो पूल पे अकेले होते थे तो कुछ पुराने लक्षण वापस आ जाते थे डरवाने के लिए। वन डे ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ ये डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, और एक दिन होता क्या है कि वो लेक वेंटवर्थ झील पर गए और ट्रिक्स द्वीप पर एक गोदी में गोता लगाया। ही स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, वो झील को 2 मील तैरकर पार कर गए। फाइनली ही वाज एबल टू कंक्योर हिज फियर ऑफ वाटर, और अंततः या आखिरकार वो पानी के प्रति अपने डर पर विजय पाने में सक्षम हो गए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमने प्रोज का 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग पढ़ लिया, अभी हमें पोएट्री भी पढ़ना है, सप्लीमेंट्री भी पढ़ना है। तो चलिए अब पोएट्री पे चलते हैं, पहले स्टैंजा पढ़ेंगे फिर सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पोएट्री में सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया जो है ये 6 नंबर का आता है। इसमें होगा क्या, एक आपको पोएट्री का स्टैंजा दिया गया इतना बड़ा, इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे ABC, तीनों का आंसर तो 6 नंबर ले जाओ। देखो पहले इसको पढ़ो, इसका हिंदी मीनिंग समझो तभी समझ पाओगे। देखो,
ये चैप्टर हमारा जो ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, जॉन कीट्स जी ने लिखा है, तो उसी चैप्टर का ये सेंट्रल आइडिया फॉर ये स्टैंजा है। ठीक है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। देखो ए थिंक ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की जो चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो है इज है ये जॉय फॉर एवर, यानी कि खुशी देने वाली चीज। तो जो ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता की वस्तु जो होती है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है। देखो ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु होती है इज होती है ये जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी देने वाली। तो जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है। मतलब ये जो कवि हैं ये प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। इट लवलीनेस, उसका जो प्यारापन है इंक्रीजेज, वो हमेशा बढ़ता रहता है। मतलब जो सुंदर वस्तु होती है उसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी कम नहीं होता। इट विल नेवर, ये कभी नहीं होता पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी शून्यता की तरफ नहीं जाती। मतलब इसकी जो सुंदरता है, इस प्रकृति की जो सुंदरता है वो कभी भी कम नहीं होती। मतलब पूरे सुंदर वस्तु की बात की गई है, जो ब्यूटी है वो जो सुंदरता है ये कभी भी कम नहीं होती और ये शून्यता की तरफ नहीं जाती है। इसकी सुंदरता जैसे जैसे समय बीतता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, बट विल कीप, ये बोअर क्वाइट फॉर अस, बट लेकिन विल होगा, कीप रखती है ए बोअर। बोअर का मतलब होता है जो पेड़ की नीचे की छांव होती है। ठीक है, बहुत अच्छी लगती है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़े और हम पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाएं तो कितना मजा आएगा। ठीक है, तो वही कहा जाता है बट विल कीप ये बोअर क्वाइट फॉर अस, यानी कि ये हमें जैसे हम पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं तो शांति प्रदान होती है, वैसे ही ये हमें शांति प्रदान करती है जो सुंदर वस्तु होती है। ठीक है, एंड और ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें ये स्लीप एक नींद देती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी कि मीठे मीठे सपनों से भरी। और ये मीठे सपनों से भरे हमें नींद देती है। जो सुंदरता होती है वो मीठे सपनों से भरी हमें नींद देती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य भी देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांत सांस हमें प्रदान करती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है, एक अच्छा हेल्थ प्रदान करती है, अच्छी नींद प्रदान करती है और हमें सांस लेने में भी सहायता करती है। मतलब हमें हर तरफ से वो खुश रखती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को समझना होगा तभी काम हो पाएगा भैया। तो हम लोग समझते हैं। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। ए है व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ये थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि व्हाट क्या डज द पोएट कभी फील अनुभव करता है अबाउट के बारे में ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदर वस्तु के बारे में। ठीक है, तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में जो कवि है वो क्या महसूस करता है। तो क्या महसूस करता है, लिख दो। कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु आनंद प्रदान करती है, ये कभी खत्म नहीं होती, ये हमें छायादार चीजें प्रदान करती है, हमें मीठे सपनों और अच्छे स्वास्थ्य से आराम देती है। ठीक है, बी व्हाट डज द पोएट मीन्ट बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि व्हाट डज द पोएट मीन्स, कवि का क्या मतलब है बाई के द्वारा, इट विल नेवर, ये कभी नहीं पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि ये कभी शून्य में नहीं जाएगा। तो ये कभी शून्य में नहीं जाएगा, इसका कवि से क्या तात्पर्य है, आखिर कवि यहां पे कहना क्या चाहता है। सी देखो, इन व्हाट सेंस, यानी कि किस चीज का अर्थ है ये थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है। इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करें सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए आंसर तो मैंने लिख रखा है, लेकिन आप जब भी इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले ऊपर लिखें ए थिंग, ठीक है, फिर डॉट डॉट ऐसे ऐसे करें। देखो डॉट डॉट, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं भाई। देखो लास्ट में ब्रीदिंग, इसको लिख दीजिएगा, दैट्स ए बेटर तरीका। मैंने आपको बताया जब मैं इंग्लिश की कॉपी लिखना बता रहा था तो मैंने ये बताया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आंसर ए करके पहले का आंसर लिख दो। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ये थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में कवि क्या अनुभव करता है, क्या महसूस करता है। तो लिख दो। देखो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, 2-2 नंबर का है, छोटा आंसर भी लिख सकते हैं, बड़ा भी। देखो द पोएट सेज, कवि कहता है दैट की ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु इज ए सोर्स, वो स्रोत होती है ऑफ एंडलेस जॉय, यानी कि कभी खत्म ना होने वाले आनंद की। तो कवि कहता है कि जो सुंदर वस्तु होती है वो कभी ना खत्म होने वाले आनंद का एक स्रोत होता है। मतलब आप अनंत भी कह सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाला को अनंत भी कह सकते हैं। तो कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु अनंत आनंद का स्रोत होती है। इट हैज इटर्नल ब्यूटी,
यानी कि इट है जिसके पास है इटर्नल ब्यूटी, शाश्वत सौंदर्य, इसके पास शाश्वत सौंदर्य है, व्हिच जो नेवर फेड्स अवे, जो कभी खत्म नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जो सुंदर चीजें होती है उसके पास शाश्वत सौंदर्य होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, इज होती है, लाइक ये सैडी शेल्टर, एक छायादार आश्रय की तरह, दैट जो गिव्स हमें देती है, अस हमें, ए स्लीप एक नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स यानी कि आराम से भरी नींद, ठीक है, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, एंड रिलैक्सेशन और आराम। तो कहा जाता है कि एक खूबसूरत चीज एक छायादार आश्रय की तरह होती है जो हमें मीठे सपनों, अच्छे स्वास्थ्य और आराम से भरी नींद देती है। बस यही लिखना है कि क्वेश्चन आपका था कि ए थिंग का ब्यूटी जो है इसके बारे में कभी क्या महसूस करता है, तो यही लिख देना है, ठीक है। अब समझ में आ गया, मतलब द पोएट सेज दैट ए ब्यूटीफुल थिंग इज ए सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, यानी कि कभी कहता है कि एक सुंदर वस्तु अनंत आनंद का स्रोत होती है। इट हैज इटर्नल ब्यूटी व्हिच नेवर फेड्स अवे, इसके पास शाश्वत सौंदर्य है जो कभी खत्म नहीं होता। ये ब्यूटीफुल थिंग इज ए लाइक ये सैडी शेल्टर दैट गिव्स अस ये स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन, यानी कि एक खूबसूरत चीज एक छायादार आश्रय की तरह होती है जो हमें मीठे सपनों, अच्छे स्वास्थ्य और आराम से भरी नींद देती है। बी वाला देखो, थोड़ा बड़ा लिखो या छोटा लिखो भाई, अच्छे से लिखो, नंबर मिल जाएगा। बी देखो, व्हाट डज द पोएट मीन बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि यह कभी शून्य में नहीं जाएगा, इससे कभी का क्या तात्पर्य है। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है द फ्रेज, इस फ्रेज का मतलब पास इनटू नथिंगनेस यानी कि शून्यता में चले जाना, इसका मीन्स मतलब है इट विल नेवर सीज, इट विल नेवर सीज यानी कि इसका टू एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। इट विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, बट लेकिन विल कंटिन्यू टू हैव ए लास्टिंग इंप्रेशन, ठीक है, यानी कि बल्कि इसका अस्तित्व बना रहेगा, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि जो नथिंगनेस वाला अध्याय था इसका मतलब क्या है कि शून्यता में चले जाना, इसका मतलब है कि इसका अस्तित्व, जो सुंदर वस्तु होती है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, उसका अस्तित्व जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा बल्कि इसका अस्तित्व बना रहेगा। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स के अनुसार, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, इज ये जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है। इट इज ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, यानी कि इट इज ये होती है कांस्टेंट सोर्स, निरंतर स्रोत ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की, एंड प्लेजर और आनंद की। तो सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है, यानी कि ये खुशी और खुशी का एक निरंतर स्रोत है, ठीक है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन इंक्रीजेस, बढ़ता रहता है, एवरी मोमेंट, हर समय, इसका प्यारापन हर समय बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी शून्यता में नहीं जाएगा। बस इतना सा लिखना है। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, मैंने कहा पहले से ही। सी देखो, इन व्हाट सेंस ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है, इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा आनंद प्रदान करती है, बिकॉज, क्योंकि इट इज ए परमानेंट सोर्स, ये एक परमानेंट स्रोत है। परमानेंट का मतलब क्या होता है बताइए? परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है, स्रोत है आप जॉय आनंद का, एंड इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा का, एंड लिव्स, और ये छोड़ता है ये लास्टिंग इंप्रेशन, यानी कि कभी खत्म ना होने वाले प्रभाव को, ऑन अस, हम पर। तो सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है क्योंकि ये आनंद और प्रेरणा का एक अस्थाई स्रोत है और हम पर एक अस्थाई प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। द प्लेजर एंड हैप्पीनेस, यानी कि प्लेजर एंड हैप्पीनेस, आनंद और खुशी जो है गिवन देती है, बाई इट नेवर फेड्स अवे, ये कभी कम नहीं होती, बट कीप्स, लेकिन बनाए रखती है, और इंक्रीजिंग, और बढ़ती रहती है। और कहा जा रहा है कि इससे मिलने वाला जो आनंद और खुशी है वो कभी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है। मतलब सुंदर वस्तुओं से जो हमें खुशी मिलती है, जो आनंद मिलती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टैंजा। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल आइडिया, और हमने लिया है कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है किसी भी चैप्टर का जो सेंट्रल बिंदु है, ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें, छोटा सा लिखना होता है कि आखिर इस कविता में बताया क्या गया है, उसको छोटा सा लिखना होता है, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देखो, इन कीपिंग क्वाइट चैप्टर में, ठीक है,
कीपिंग क्वाइट चैप्टर में द पोएट कवि डिमांड्स वो मांग करता है, द नेसेसिटी आवश्यकता, आप क्वाइट का मतलब होता है शांत, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण। तो कीपिंग क्वाइट में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है, ठीक है। मतलब कहता है कि हमेशा शांत रहो, और शांति का ये मतलब नहीं है कि आप निष्क्रिय हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, ऐसा नहीं। देखो, शांति तूफान के पहले वाली शांति होनी चाहिए, ठीक है। शांति इतनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। देखो, मैंस एक्शन यानी कि मनुष्य के कार्य, हिज रस उसकी हड़बड़ी, एंड हरी और उसकी जल्दबाजी, हड़बड़ी से पहले, हैव ऑलरेडी वो पहले से ही, कॉज्ड कारण बन गई है, मच चाओज का मतलब अराजकता, एंड ट्राउबल और परेशानी का इन द वर्ल्ड संसार में। यानी कि मनुष्य का जो कार्य है, उसकी जो हड़बड़ी है, और हड़बड़ी जो है वो दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी उसने पैदा कर दी है। अगर आप कोई काम बहुत जल्दबाजी में करेंगे, बहुत हड़बड़ी में करेंगे, तो भैया परेशानी होगी, और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अगर जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी और वो काम भी पूरा नहीं होगा, इसलिए बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नाउ अब इट इज द टाइम, वो समय आ गया है, व्हेन जब ही शुड टेक ए पॉज, उसे एक विराम लेना चाहिए। तो अब वह समय आ गया है जब उन्हें विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ही शुड डू उन्हें करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन, तो उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस स्थिरता डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है टोटल एक्टिविटी यानी कि पूर्ण निष्क्रियता। स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं। अगर आप स्थिर हैं, अगर आप शांत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग शांत ही रहते हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो शांति का मतलब ये मत समझो कि भैया ये बिल्कुल गोगा बसंत है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं जानता, ऐसा मत समझो, बहुत कुछ उसको पता है। स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्थिरता और जो साइलेंस है, जो शांति है, विल हेल्प वो सहायता करती है मैन मनुष्यों की इन क्रिएटिंग उत्पन्न करने में ए फीलिंग एक भावना, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ, अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन बीइंग में, हम मानव जाति में। तो शांति और मौन मनुष्य और मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। हमेशा शांति से रहो, शांति से कोई काम करो, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए, यही इस कविता का केंद्र बिंदु है। एक बार फिर से जानेंगे सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का। इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कीपिंग क्वाइट में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है। मैंस एक्शन आदमी का कार्य, हिज रस उसकी हड़बड़ी, एंड हरी हैव ऑलरेडी वो हमेशा, कास्ट कारण बन गई है, मच चाओज अराजकता का, एंड ट्राउबल और परेशानी का इन द वर्ल्ड संसार में। तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के कार्य उसकी हड़बड़ी, और हड़बड़ी से पहले ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पास, अब वो समय आ चुका है जब उसे विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि स्थिरता, शांति और मौन मनुष्यों को मनुष्य के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, सेंट्रल आइडिया। ये हमारे कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। तो पोएट्री भी हुआ फिनिश। अब चलिए देखते हैं सप्लीमेंट्री को। अब देखिए स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री रीडर पे हम लोग आते हैं। प्रोज पोएट्री हो गया। अब सप्लीमेंट्री में देखिए, इसमें भी हम 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग पढ़ेंगे। देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जानते हैं, 4-4 नंबर का इसमें भी आएगा, प्रोज की तरह ही होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, हु वाज हाना, हाना कौन थी। हाउ डिड हाना मीट सदाओ, यानी कि हाउ कैसे डिड हाना, हाना मीट मिली सदाओ, सदाओ से। ये द एनिमी चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि हाना कौन थी और हाना सदाओ से कैसे मिली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। हाना और सदाओ का कैरेक्टर स्केच भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखो, हाना कौन थी। हाना, हाना इज थी एन इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ महिला, वुमेन महिला। वाइफ पत्नी, टू सदाओ, सदाओं की। एंड और मदर, मदर माता भी थी। टू देयर चिल्ड्रेन, टू देयर 2 चिल्ड्रेन, अपने दोनों बच्चों की। मतलब हाना एक बुद्धिमान दृढ़ महिला, सदाओं की पत्नी और उनके 2 बच्चों की मां है, ठीक है।
यही आपका आंसर होगा। मतलब वो बुद्धिमान भी थी, दृढ़ महिला भी थी और सदाओं की पत्नी थी, अपने बच्चों की माँ थी। भाई पत्नी और माँ तो होंगी, सबको पता है। आगे देखिए, हाना मेट सदाओ इन अमेरिका व्हेन ही वाज स्टडीइंग सर्जरी देयर। हाना मेट मिली सदाओ से इन अमेरिका, अमेरिका में, व्हेन जब ही वाज स्टडीइंग वो अध्ययन कर रही थी सर्जरी के बारे में, देयर वहां, तो वो वहां सर्जरी की पढ़ाई कर रही थी, तब हाना की मुलाकात सदाओं से अमेरिका में हुई। मतलब हाना की मुलाकात सदाओं से अमेरिका में हुई जब वो वहां सर्जरी की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। सी मेट हिम एट ये गेट टुगेदर अरेंज्ड बाय एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट। यानी कि सी मेट, ठीक है, वो मिले हिम उससे, एट ये गेट टुगेदर अरेंज, ठीक है, और वो दोनों जो है एक समारोह में, एक मिलन समारोह में मिले। देखिए गेट टुगेदर मतलब दोनों, अरेंज्ड जो मिलन समारोह होता है, अरेंज होता है, उसमें मिले। बाय एन अमेरिकन प्रोफेसर, एक अमेरिकन प्रोफेसर, एट हिज होम उसके घर पर, फॉर फॉरेन स्टूडेंट यानी कि विदेशी छात्रों के लिए। तो वो उनसे एक अमेरिकी प्रोफेसर द्वारा अपने घर पर विदेशी छात्रों के लिए आयोजित एक मिलन समारोह में मिली। मतलब एक प्रोफेसर थे, वो अपने घर पे एक मिलन समारोह उन्होंने रखा था, वहीं पे हाना की मुलाकात सदाओ से हुई। तो क्वेश्चन आपका था, हु वाज हाना, हाउ डिड हाना मीट सदाओ। हाना कौन थी, हाना सदाओ से कैसे मिली। तो देखो, हाना इज एन इंटेलिजेंट स्टीडफास्ट वुमन। हाना एक बुद्धिमान और दृढ़ महिला थी। वाइफ टू सदाओ, वो सदाओ की पत्नी थी। एंड मदर टू डियर टू चिल्ड्रन, और अपने दोनों बच्चों की मां है। ठीक है। हाना मेट सदाओ इन अमेरिका व्हेन ही वाज स्टडीइंग सर्जरी देयर। हाना की मुलाकात सदाओ से अमेरिका में हुई जब वो वहां सर्जरी की पढ़ाई कर रही थी। सी मेट हिम एट ए टुगेदर अरेंज्ड बाय एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट। वो उनसे एक अमेरिकी प्रोफेसर द्वारा अपने घर पर विदेशी छात्रों के लिए आयोजित एक मिलन समारोह में मिली। ठीक है, यानी कि उसी में इनकी मुलाकात हुई। प्रोफेसर जी ने एक समारोह रखा था, उसी समारोह में सदाओ और हाना की मुलाकात हुई। ठीक है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, प्रेम हुआ, लव हुआ, लवेरिया हुआ, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट क्या वाज था द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों का प्रेडिक्शन भविष्यवाणी अबाउट द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग के डेथ मृत्यु के बारे में। तो टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी, आखिर ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी कि टाइगर किंग की मृत्यु कैसे होगी, उसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। बट क्या भविष्यवाणी थी ये आपको बताना है। तो देखो, एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि एट द बर्थ, जन्म पर, ऑफ द टाइगर किंग के, द एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की, दैट की द क्राउन प्रिंस जो राजकुमार है, वाज बॉर्न, उनका जन्म होगा इन द आवर, उस घंटे में, ऑफ द बुल, जैसे बैलों के समय में। ठीक है, तो टाइगर किंग के जन्म के समय ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि क्राउन प्रिंस का जन्म बैल के समय में हुआ है। जो बैल होते हैं ना, बुल, बैल, उन्हीं के समय में हुआ है। अब चूंकि बैल और जो बाघ होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं भैया, ठीक है, बैल और बाघ आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए इनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, सिंस का मतलब होता है चूंकि, द बुल यानी कि बैल एंड द टाइगर, और जो टाइगर होता है, आर बोथ, वो दोनों कोर एनिमीज यानी कि प्रमुख शत्रु हैं। ठीक है, वो चूंकि जो बैल और जो बाघ है वो प्रमुख शत्रु होते हैं एक दूसरे के, तो राजा जी का जन्म बैलों के समय में हुआ था, तो भैया बाघ से उनको बचकर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो द किंग जो राजा है, वुड बी सर्टेनली, वो निश्चित रूप से किल्ड, मारे जाएंगे बाय ये टाइगर, एक टाइगर के द्वारा, इसीलिए राजा निश्चित रूप से बाघ द्वारा मारा जाएगा। तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो राजा जी का जन्म हुआ है वो बैलों के समय में हुआ है। ठीक है, और बैल और टाइगर एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि भैया टाइगर से सावधान रहो, तुम्हारी मृत्यु टाइगर के ही कारण होगी। ठीक है, लेटर बाद में द एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी है, एडवोकेटेड, उन्होंने वकालत की, दैट की द किलिंग ऑफ वन टाइगर वाज नॉट इनफ, द किलिंग, मारना, ऑफ वन टाइगर, एक बाघ को, वाज नॉट इनफ, ये काफी नहीं थे। बाद में ज्योतिषी ने वकालत की कि दूसरे बाघों की हत्या पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, इट डिड नॉट मीन दैट द किंग वाज सेफ, इट डिड नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं था, दैट की द किंग राजा वाज सेफ, सुरक्षित था। इसका मतलब यह नहीं था कि राजा सुरक्षित है, मतलब एक दो बाघों को मारकर राजा जी सुरक्षित नहीं होंगे। ठीक है, ही माइट किल 99 टाइगर्स इन दिस वे, यानी कि ही माइट किंग, उनको
मार सकता है, ठीक है, किल मार सकता है 99 टाइगर यानी कि 99 बाघों को इन द वे रास्ते में, ठीक है, यानी कि वो इस तरह से 99 बाघों को मार सकता है, बट लेकिन देयर इज डायर, यानी कि देयर यहां इज है डायर जरूरत, नीड का मतलब होता है जरूरत, डायर का मतलब होता है सख्त, तो यहां सख्त जरूरत है आप कॉशन सावधान रहने का, व्हाइल जब किलिंग वो मारेंगे द 101 100वें बाघ को। तो उन्होंने बताया आप 99 बाघों को तो मार सकते हैं, लेकिन जब आप 100वें बाघ को मारेंगे तो आपको सावधानी की सख्त जरूरत है, मतलब आपको सावधान रहना है क्योंकि 100वें बाघ से ही आपकी मृत्यु होगी, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक है। उन्होंने कहा आप 99 टाइगर्स को तो मार सकते हैं, लेकिन जो 100वां बाघ होगा वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे क्लियरिफाई करने के लिए। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। तो एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट द क्राउन प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी कि टाइगर किंग के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि क्राउन प्रिंस जो राजकुमार है उनका जन्म बैल के समय में हुआ था, ठीक है। सिंस द बुल एंड द टाइगर आर बोथ कोर एनिमीज, चूंकि बैल और बाघ दोनों प्रमुख शत्रु हैं, द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाय ए टाइगर, इसीलिए राजा जो है वो निश्चित रूप से एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। लेटर बाद में द एस्ट्रोलॉजर एडवोकेटेड दैट द किलिंग ऑफ वन टाइगर वाज नॉट इनफ, और बाद में जो ज्योतिषी हैं उन्होंने वकालत की, उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक बाघ को मारना पर्याप्त नहीं है। इट डिड नॉट मीन दैट द किंग वाज सेफ, इसका मतलब ये नहीं है कि राजा जी सेफ हैं, सुरक्षित थे, ठीक है। ही माइट किल 99 टाइगर्स, वो 99 बाघों को तो मार सकते हैं इन हिज वे अपने रास्ते में, बट लेकिन देयर इज ए डायर नीड, उनको सख्त जरूरत है आप कॉजन सावधान रहने की, व्हाइल जब किलिंग द 101 जब वो 100वें बाघ को मारेंगे। तो उन्होंने बताया कि आप 99 बाघों को तो मार सकते हैं, लेकिन जब आप 100वें बाघ को मारेंगे तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसा कह रहे थे कि 100वें बाघ से ही आपकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी द टाइगर किंग चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, देखो व्हाट वाज द ओ ऑफ द महाराजा, व्हाट क्या वाज था ओ का मतलब होता है प्रतिज्ञा, आप महाराजा का, तो महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी। हाउ कैसे, डिड ही वो किए, फुलफिल का मतलब क्या होता है बताइए, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, पूरा, इट इसे एंड और व्हाट डेंजर किन खतरों का डिड ही फेस, सामना उनको करना पड़ा। तो महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया और उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ा। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिया गया। महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, पहला क्वेश्चन, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया, दूसरा क्वेश्चन, और उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ा, तीसरा क्वेश्चन। तो भैया इसको सावधानी से करना है, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का आता है। देखो अब यहां से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से। एज द चीफ एस्ट्रोलॉजर, एज जैसा कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख्य ज्योतिषी हैड फोरहेल्ड, उन्होंने भविष्यवाणी की थी दैट की द किंग राजा वुड डाई, उनकी मृत्यु होगी बिकॉज क्योंकि आपके टाइगर एक बाघ के कारण है, ठीक है। तो जैसा कि मुख्य ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु एक बाघ के कारण होगी, एंड और वंस ही सैड, एक बार उन्होंने कहा था दैट की द किंग राजा को शुड बी होना चाहिए वेरी केयरफुल, बहुत सावधान, विथ 100 टाइगर 100वें बाघ से, और उन्होंने एक बार ये उनसे कहा था कि राजा को 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना चाहिए। मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजा जी की मृत्यु बाघ के कारण होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि 100वें बाघ से आपको सावधान रहना है। व्हेन द किंग, जब राजा, ठीक है, केम टू नो, जब उनको इनके बारे में पता चला, अबाउट इट, इसके बारे में, ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू किल, मारने का, 100 टाइगर 100 बाघों को, टू सेव, बचाने के लिए, हिज लाइफ, अपने जीवन को, एंड और टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर को अलोंग, ठीक है, यानी कि गलत, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब राजा जी को यह पता चला कि मेरी मृत्यु बाघ के कारण होगी, तो उसने तो क्या हुआ कि उसने अपनी जान बचाने और ज्योतिषी को गलत सिद्ध करने के लिए 100 यानी कि 100 बाघों को मारने का फैसला किया। वो अपनी जान भी बचा लेगा और भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। द किंग राजा ने ओएड प्रतिज्ञा ली थी दैट की ही वुड वो ध्यान देगा, ठीक है, अटेंड ध्यान देगा, टू ऑल द मैटर, यानी कि सभी बातों पर,
ठीक है, सभी मामलों पर ओनली सिर्फ आफ्टर किलिंग, मारने के बाद द 100 टाइगर को वाज नॉट किल्ड बाय हिम, जो उनके द्वारा नहीं मारा गया। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने प्रतिज्ञा की राजा ने प्रतिज्ञा की कि वो 100वें बाघ को मारने के बाद ही सभी मामलों पर ध्यान देगा। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं बाघों को नहीं मारूंगा पूरे, ठीक है, तब तक मैं किसी और बात पे ध्यान नहीं दूंगा, मेरा एक ही टारगेट होगा 100 बाघों को मारना। ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ, व्हेन जब द किंग टुक एम, ठीक है, यानी कि जब उन्होंने निशाना साधा द 100 टाइगर 100वें बाघ पर, द बुलेट जो गोली है मिस्ड द टाइगर, वो टाइगर पर मिस हो गई, मतलब उसको छूकर निकल गई। तो जब राजा ने 100वें बाघ को मारने के लिए निशाना साधा तो गोली बाघ को छूकर निकल गई, मतलब वो नहीं मरा। 99 बाघों को तो राजा जी ने मार दिया, लेकिन 100वें बाघ को मारा जब उन्होंने तो वो ऊपर से निकल गई, यानी कि राजा जी की बाघ की मृत्यु नहीं हुई, चूक गया उनका निशाना। बट द किंग, लेकिन राजा ने थॉट सोचा दैट कि द 100 टाइगर 100वां बाघ हैड डाइड, वो मर चुका है। लेकिन राजा को लगा कि 100वां बाघ मर गया है। व्हेन द हंटर टुक ए क्लोजर लुक एट द 100 टाइगर, यानी कि व्हेन जब द हंटर सिकारियों ने, ठीक है, टुक ए क्लोजर उन्होंने निशाना साधा, लुक एट द 100 टाइगर 100वें बाघ पर, ठीक है, दे फाउंड, देखिए इसका मतलब होगा कि आखिरकार शिकारियों में से एक ने निशाना साधा, ठीक है, और क्या हुआ भैया, ठीक है, दे फाउंड उन्होंने पाया, ठीक है, द टाइगर बाघ को वाज नॉट डेड, यानी कि मृत्यु नहीं पाया, एज द किंग क्योंकि राजा जी ने मिस द एम, उन्होंने निशाना चूक गया था। ठीक है, तो किस शिकारियों में से किसी एक ने निशाना साधा और बाघ को गोली मारी, लेकिन बाघ के शिकार में राजा को कुछ खतरों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, कभी कभी गोली चूक कर, मतलब 100वें बाघ के करीब से देखा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, थोड़ा सा यहां पे फिर से, व्हेन जब द हंटर शिकारियों ने टुक ए क्लोजर, जब उन्होंने निशाना साधा, वो गए थोड़ा आगे गए, लुक देखा एट द 100 टाइगर 100वें बाघ को, तो जब क्या हुआ, शिकारियों ने 100वें बाघ को करीब से देखा। ठीक है, क्लोजर का मतलब होता है करीब से। दे फाउंड उन्होंने पाया द टाइगर बाघ वाज नॉट डेड, वो मरा नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि बाघ मरा नहीं था। ठीक है, एज क्योंकि द किंग मिस द एम, राजा जी का निशाना चूक गया था। तो जब शिकारियों ने उस बाघ को थोड़ा नजदीक से देखा, राजा जी ने तो निशाना साध दिया, उनको लगा बाघ मर गया, लेकिन जब शिकारियों ने नजदीक से देखा तो वो बाघ मरा नहीं था, क्योंकि राजा जी का निशाना चूक गया था। और राजा जी ने कहा था मेरे अलावा कोई भी बाघों को नहीं मारेगा। फाइनली अंततः वन ऑफ द हंटर्स, एक अंत में क्या हुआ, वन ऑफ द हंटर्स शिकारी में से एक ने टुक एम निशाना साधा एंड शॉट द टाइगर, और बाघ को गोली मार दी। और आखिरकार शिकारियों में से किसी एक ने निशाना साधा और बाघ को गोली मार दी। अब देखिए राजा जी के हाथों मृत्यु बाघ की नहीं हुई थी, इसको एक शिकारी ने मारा था, तो इसका मतलब राजा जी 100वें बाघ को मारने में सफल नहीं हुए। ठीक है, देयर बियर सम डेंजर्स, यहाँ कुछ खतरे होते थे, व्हिच जिसमें हैड टू फेस, सामना करना पड़ता था द किंग राजा को, इन टाइगर हंटिंग, यानी कि बाघ का शिकार करने में। तो बाघ के शिकार करने में राजा को कुछ खतरों का भी सामना करना पड़ता था। समटाइम्स कभी कभी द बुलेट मिस्ड, गोली चूक जाती थी द टाइगर से, एंड और द टाइगर वुड लीप ऑन हिम, जो बाघ है वो उस पर छलांग लगा देता था। लीप का मतलब छलांग लगाना, ऑन हिम उस पर, एंड और ही वुड हैव, वो उनसे टू फाइट, लड़ाई करता था, द टाइगर विथ हिज बेयर हैंड, यानी कि द टाइगर से विथ हिज बेयर हैंड, अपने नंगे हाथों के साथ। ठीक है, तो बाघ को शिकार करने में राजा को कुछ खतरों का सामना भी करना पड़ता था। कभी कभी गोली बाघ से चूक जाती थी और बाघ उन पर छलांग लगा देता था, और उसे अपने नंगे हाथों से बाघ से लड़ना पड़ता था राजा जी को। ठीक है, बट लेकिन ईच टाइम, हर समय, इट वाज, यह था द किंग, राजा हु वन, जो जीतता था। लेकिन हर बार राजा ही जीतता था, बाघ नहीं जीत पाता था। ठीक है, तो ये कुछ आपका क्वेश्चन था कि राजा जी का जो वो था, जो प्रतिज्ञा थी वो क्या थी। तो उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं 100 बाघों को मारूंगा। तो देखो फिर से एक बार मैं समझाऊंगा, व्हाट वाज द ओ ऑफ महाराजा, महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी, हाउ डिड ही फुलफिल इट, एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, उन्हें इसे कैसे पूरा किया और उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ा। तो देखो
एक बार फिर से मैं बताऊंगा लाइन बाय लाइन, देखो। एज द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड फॉरटोल्ड दैट द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ ए टाइगर एंड वंस ही सैड दैट द किंग शुड बी वेरी केयरफुल विथ 100 टाइगर। यानी कि जैसा कि मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु एक बाघ के कारण होगी, ठीक है। और एक बार उसने कहा था कि राजा का 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना चाहिए। When the king came to know about it, जब राजा को इसके बारे में पता चला, he decided to kill 100 tiger to save his life and to prove the astrologer wrong, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो जब राजा को इसके बारे में पता चला तो he decided to kill 100 टाइगर, उन्होंने 100 बाघों को मारने का फैसला किया, to save his life, अपने जीवन को बचाने के लिए, and to prove the astrologer wrong, और अपने और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए, ठीक है। The king vowed that he would attend to all the matter only after killing the 100 tiger was not killed by him। और राजा जी ने ये भी कहा, ठीक है, राजा ने प्रतिज्ञा की कि वो 100वें बाघ को मारने के बाद ही किसी और मामले पर ध्यान देगा, पहले ये अलग टारगेट पूरा करेगा फिर आगे ध्यान देगा। When the king took aim the 100 tiger, जब राजा ने 100वें बाघ पर निशाना साधा, the bullet missed the tiger, तो उनका निशाना चूक गया, उनकी गोली चूक गई, ठीक है, उसको छूकर निकल गई टाइगर को। बट द किंग थॉट दैट द 100 टाइगर हैड डाइड, लेकिन राजा को ऐसा लगा कि 100वां बाघ मर चुका है। व्हेन द हंटर टुक ए क्लोजर लुक एट द 100 टाइगर, और जब शिकारी ने 100वें बाघ को थोड़ा नजदीक से देखा, दे फाउंड द टाइगर वाज नॉट डेड, उन्होंने उस बाघ को मरा नहीं पाया, ठीक है। आगे देखिए, दे फाउंड द टाइगर वाज नॉट डेड एज द किंग मिस्ड द एम, क्योंकि राजा जी का निशाना चूक गया था। फाइनली वन ऑफ द हंटर्स टुक एम एंड शॉट द टाइगर, और अंततः एक शिकारी ने निशाना साधा और उस बाघ को मार दिया। देयर बियर सम डेंजर व्हिच हैड टू फेस द किंग इन टाइगर हंटिंग, कुछ खतरे थे जिनका शिकार करते समय राजा जी को सामना करना पड़ता था। समटाइम द बुलेट मिस द टाइगर एंड द टाइगर वुड लीप ऑन हिम, कभी कभी जो गोली है वो टाइगर से मिस हो जाती थी और टाइगर उन पर छलांग लगा देता था। एंड ही वुड हैव टू फाइट द टाइगर विथ हिज बियर हैंड, और राजा जी को अपने नंगे हाथों के साथ बाघ से लड़ना पड़ता था। बट ईच टाइम इट वॉज द किंग हु वन, लेकिन हर बार राजा जी की ही जीत होती थी। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन हो जाएगा, और यहीं पर हमारा ये महामैराथन क्लास फिनिश होता है। तो स्टूडेंट, आज का क्लास आपको कैसा लगा? हमने क्लास 12 इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सबको एक ही वीडियो में पढ़ा, ठीक है। सेक्शन डी हमने पूरा इस वीडियो में पढ़ा, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सब कुछ आज हमने फिनिश कर दिया। ये 40 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, टेंशन मत लेना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।